सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, ये आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का नया राजन सीरीज है जिसको मैं यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करा रहा हूँ और पूरा बहुविकल्पी मैंने करा दिया है और प्रश्न संख्या 40 तक अति लघुत्तरीय प्रश्नों में मैंने करा दिया है। ये आपका तीसरा पार्ट है अति लघुत्तरीय का और 3 पार्ट में बहुविकल्पीय समाप्त हुआ है। ठीक है, और ये अति लघुत्तरीय आपके 4 पार्ट में समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप भी प्रैक्टिस कर पाओगे। खुद से करिएगा और नहीं समझ में आएगा तो तुरंत सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इस क्लास का लाभ उठा पाए। देखिए, इसी समय से मैं आपको सीरीज जो है पूरा सॉल्व करा दे रहा हूं ताकि आप सभी तक शेयर हो जाए, आप सभी लोग आसानी से पूरे कंटेंट को देख लो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज आपको पढ़ना है पार्ट 3 में आपका प्रश्न संख्या 41 से, इससे पहले हमने पढ़ लिया है प्रश्न संख्या 40 तक और बाकी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप राजन सीरीज, पवन सीरीज का पीडीएफ, आपके जो 8 विषय हैं उनका नोट्स और इस तरीके से वहां पे आपको बिना प्रचार के क्लासेस देखने को मिलेंगी और हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 41 है आपका संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है? किसी भी दिए गए आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही होती है उसे हम कहते हैं बहुलक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 जो है वह 3 बार आ रहा है और कोई संख्या रिपीट भी नहीं कर रही है। 0 जो है सबसे अधिक बार आ रहा है, 0 जो है सबसे अधिक बार 3 बार आया है। तो यहां से लिख सकते हैं 0 बहुलक होगा, 0 बहुलक होगा। हमको संख्या के मान से नहीं मतलब है, चाहे उसका मान 0 हो, 1 हो, 2 हो, वो संख्या कितनी बार आई है और अधिक बार अगर सबसे अधिक बार आई है तो वो बहुलक होगी। तो यहाँ हमारा बहुलक क्या है? 0 0। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 42 है। क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 343 का मान ज्ञात करो। अब क्यूब रूट है और गुणे में है तो हम अलग अलग भी क्यूब रूट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, करंडी अगर लगी हुई है संख्याओं पे और आपस में संख्याओं में गुणा हो रहा है तो उसको अलग अलग करनी में भी गुणे के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद 125 किसी का क्यूब होता है, याद करिए 5 का क्यूब होता है और 343 भी किसी का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो देखिए क्यूब रूट है और यहाँ क्यूब है तो ये क्यूब रूट हट जाएगा और ये घात हट जाएगी। तो हो गया 5, इसी तरीके से ये हो जाएगा 7 और 5 7 35। वैल्यू कितना आ गया? 35 इसका मान आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है। 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए 9/49 a स्क्वायर। तो 9 को कितना लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर और 49 को 7 का स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस, अब 4 को कितना लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। तो ये हो गया 3/7 a का होल स्क्वायर। सब पे स्क्वायर था तो हमने क्या बोल दिया? ये होगा हमारा होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। अब दो चीजें हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला। अगर कहीं पे लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो उसको लिख सकते हैं, ये बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पे a की जगह क्या है? देखिए 3/7a है तो हम लिखेंगे 3/7a और प्लस b की जगह क्या है? 2b है। तो एक ब्रैकेट में हो गया 3/7a प्लस 2b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3/7a माइनस 2b। ये आपका ये गुणनखंड हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसको सरल कर पाओगे। बस एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, सर्वसम का लगाना है।
इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 44 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का त्रिज्या दिया हुआ है आपको। लंबवृत्तीय बेलन आपका किस तरीके से होता है, ये आपका सिलेंडर जो हो गया, ये लंबवृत्तीय बेलन हो गया। इसका जो आधार है वह 5 सेंटीमीटर दिया गया है और जो आपको ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूं आपके समझने के लिए। आपको एग्जाम में इस फिगर को नहीं बनाना है, ये आप एक बार समझे रहोगे तो आपको बनाना नहीं है, मैं लगातार समझाते हुए ही चल रहा हूं। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ आपको निकालना है, तो बेलन का जब वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये एरिया, जैसे आप आयत का एरिया निकालते हो, वर्ग का एरिया निकालते हो, वैसे ये जो गोल वाला भाग है, वक्र का मतलब होता है कर्व और पृष्ठ का मतलब होता है एरिया, वो कितना जगह घेर रहा है। 2D में बात हो रही है, तो अब यही आपको निकालना है। और एक जगह अगर प्रश्न में पूछता है संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, अगर पूछता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए तो अलग फॉर्मूला लगेगा। उसमें क्या होता है, नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है। बाकी अगर वक्र पृष्ठ बोल रहा है तो केवल ये गोल वाले को उसका फॉर्मूला होता है, जो ये वृत्त का परिधि होता है 2πr और गुणे जो हाइट h होती है। ठीक है, तो यही होता है बेलन के वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आता है वह आता है 2πr इंटू एच। तो वैल्यूज रख दीजिए 2 इंटू पाई, पाई हो गया 22/7, आर की वैल्यू है 5 और हाइट है 14। अब यहां देखिए बटे में 7 है और ऊपर गुणे में 14 है, तो 2 बार कट जाएगा। अब ये देखिए 2 का गुणा 22 में तो 44 और ये 5 का गुणा 2 में तो 10, ये 440 और सब कुछ दिया है आपको सेंटीमीटर में, तो ये वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आप यहाँ पे लिख देंगे। तो 440 वर्ग सेंटीमीटर ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा होता तो इसी में आप जोड़ देते 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। एरिया होता है एक वृत्त का, तो दोनों वृत्त का 2πr स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 45 है, वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 यानी कि 14/2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया त्रिज्या। अब परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि क्या हो जाएगी, परिधि होता है आपका 2πr, वैल्यूज रखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आपका 7 है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे परिधि कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। एक वृत्त जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है उसकी परिधि जो होगी, मतलब कि अगर वृत्त पे एक बिंदु से चलें तो दोबारा उसी बिंदु पे आने के लिए कितना चलना पड़ेगा 44 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 46 है, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। समचतुर्भुज क्या होता है, बस आप वर्ग जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर के साथ साथ सभी कोण 90 अंश के होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है आपका समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में आपकी चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं लेकिन कोण 90 अंश का नहीं होता है। पर इसमें अब आपसे पूछ क्या रहा है कि क्षेत्रफल का सूत्र, तो क्षेत्रफल का सूत्र इसमें जो डिपेंड करता है वह डिपेंड करता है इसका अगर डायगोनल D1 हो गया और ये D2 हो गया, ठीक, तो इसका एरिया हो जाता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है हाफ ऑफ D1 इंटू D2, ये हो जाता है आपका क्षेत्रफल। मतलब कि दोनों जो विकर्ण है उनके लंबाइयों के गुणनफल का आधा होता है आपका क्षेत्रफल समचतुर्भुज का, रोम्बस का। ठीक, तो ये समझ गए आप सूत्र। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 47 है, एक समलंब
की समांतर भुजाएं 15 मीटर 8 मीटर है, उसके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समलंब चतुर्भुज की यहाँ पे बात हो रही है, तो समलंब चतुर्भुज में आपको पता है, ये देखिए ये आपका है समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या है, एक जो जोड़ा है भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का, वो आपस में समांतर है, बाकी दोनों भुजाएं जो हैं वो समांतर नहीं होती हैं आपस में। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि एक भुजा जो है 15 मीटर की है और एक भुजा जो है वह 8 मीटर की है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वह है 12 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है वह हो जाता है 1/2, और दोनों भुजाओं की जो लंबाई है उसका योग, यानी कि a + b इसको लिख दीजिए, और इनटू दोनों के बीच की दूरी को h लिख दीजिए। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है समलंब चतुर्भुज का। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वो दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग का गुणनफल दोनों के बीच की दूरी से लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, यही क्षेत्रफल होता है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला आपने देख ही लिया, अब यहाँ पे बस वैल्यूज आपको पुट करना है। अब 8 और 15, 15 धन 8 कर दीजिए, और गुणे h जो है वो है 12। तब 2 से 12 को काट दीजिए, 6 हो गया, और ये आपका 8 और 15 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 23, 23 गुणे 6, और 6 त्रिक 18 के 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, 138, और सब कुछ मीटर में दिया गया है। और ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 138 मीटर स्क्वायर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या, 48 से समीकरण 13x - 30 + x² = 0 को हल कीजिए। तो ये आपका, अब इसको लिख लीजिए, जो x² है इसको पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि जो बड़ी घात होती है उसको हम समीकरण में पहले लिखते हैं। तो x² + 13x, ये प्लस में है, धन में है, और -30 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी द्विघातीय समीकरण का, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो ये आपका होता है स्टैंडर्ड। और अब यहाँ पे इस फॉर्म में हमने लिख लिया है, तो उससे आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू 13 है, c की वैल्यू -30 है। तो हम लोग निकालते हैं a × c। a का मान है 1 और c का मान जो है -30 है, तो a × c कितना आ गया, -30। अब b की वैल्यू हम उठाते हैं, b की वैल्यू यहाँ है 13। इस 13 को हम दो चीजों में तोड़ते हैं, दो संख्याओं में ऐसे तोड़ते हैं कि उन दोनों संख्याओं का जो गुणा हो माइनस आपका 30 आए और जोड़ने पे 13 आ जाए। यानी कि अब यहाँ पे हमको नेगेटिव में लाना है, तो एक संख्या हमको नेगेटिव चाहिए, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 15 और -2, और जोड़ेंगे 15 और -2 को तो 13 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो -30 आ जाएगा। यही कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारा x²। अब 13x को हम लिखेंगे 15x - 2x, और -30 = 0। अब पहले दो पदों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, -2, दोनों जगह माइनस है, और 2 कॉमन ले लेंगे, तो -2 यहाँ से कॉमन लेंगे -2x में से, तो बचेगा x, और यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो 30 बचा, 30 में से 2 कॉमन आएगा, तो -15 = 0। अब x - 15 यहाँ भी है, तो x - 15 हम कॉमन ले लेंगे। हमने कॉमन लिया, यहाँ से निकल गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x, और यहाँ बचा है -2 = 0। अब यहां तक तो आपका गुणनखंड हो गया समीकरण का, मतलब कि ये जो समीकरण आपको इस रूप में दिया था जिसमें 3 पद आपस में जुड़ घट रहे थे, वो अब गुणे के रूप में आ गए। अब आपसे बोला है, ये ध्यान रखिएगा कि आपसे हल करने को बोला है या गुणनखंड करने को बोला है। अगर गुणनखंड करने को बोला है तो यहीं तक छोड़ दीजिएगा,
यहां तक सही है। अगर हल करने को बोला है तो आपको x की दोनों वैल्यूज बतानी होती है। देखिए जब दो घात का समीकरण होता है, यहाँ पे ये कितने घात का समीकरण है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसमें जो चर है x है उसकी अधिक घात कितनी है, 2 है। x की घात सबसे बड़ी घात 2 है। तो यहाँ पे x के 2 मान आपको ऐसे मिलेंगे जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे। केवल x के 2 मान ऐसे होंगे जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे। मतलब कि x का मान हम यहाँ कुछ ऐसा रख दें कि 0 आ जाए, बराबर 0 आ जाए, तो वही होगा इस समीकरण का हल। ठीक, अब वो मान क्या होगा यहां से मैं आपको बता दे रहा हूं, मुझे दिख रहा है। अगर 2 आप यहां रख लेंगे तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 13 दूनी 26, तो 4 और 26 30 और 30 में से 30 घटेगा 0। तो x का जो समीकरण का हल होता है वह x का ऐसा मान होता है जो हम समीकरण में रख दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाए। और द्विघात समीकरण में आपको 2 मान x के ऐसे मिलते हैं जिसके लिए दोनों पक्ष जो है आपस में बराबर होते हैं, और इससे अधिक मान नहीं मिलेगा ना इससे कम मिलेगा, 2 मान आपको मिलेगा। ठीक, अब वो 2 मान कौन से होंगे, ये होंगे, देखिए आपको देखिए 2 संख्याएं गुणे में लिखी हैं, जैसे लिखा हो a इंटू बी बराबर 0, तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 0/b या फिर a बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहीं से अगर हम a को इधर भेज दें तो हम b बराबर 0 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x धन 15 बराबर 0/x माइनस 2 यानी कि 0, यानी कि x का मान -15, धन 15 इधर जाएगा -15। ये तो एक मान हो गया x का, जब हमने x माइनस 2 को 0 के उधर भेज दिया था बटे में। अब इसी तरीके से x माइनस 2 को हम इधर रखें और x धन 15 को बराबर के इधर भेजें तो 0 बटे कितना हो जाएगा, x धन 15 जिसका मान आ जाएगा 0, और x बराबर अगर लिखना चाहें तो -2 उधर जाएगा, धन 2 हो जाएगा। तो x का मान 2 आ गया और x का मान जो है -15 आ गया। यही 2 मान होंगे जिसके लिए जो है वह समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे, और यही होगा समीकरण का हल। x का ऐसा मान जो यहाँ पे रखने पे दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, वही होता है समीकरण का हल, और यही दोनों मान होंगे, यही समीकरण का हल होगा। तो बहुत अच्छे से ये चीज आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इसका गुणनखंड करना। देखिए 4x² + 5x + 1। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 1, तो a इंटू c कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, और b का मान हमारा कितना है 5, और 5 को हमको ऐसे 2 पदों का गुणा लिखना है, जो गुणा जो है वो 4 के बराबर आ जाए, जो दोनों पदों का जोड़ है वह 5 के बराबर आ जाए। तो 4 × 1 4 के बराबर होगा, और 4 धन 1 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, 4x² + 4x + x, 5x को हमने 4x + x लिख दिया +1। अब देखिए पहले दोनों पदों में 4 और x, अंकों में 4 कॉमन है और चर में x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे धन 1, और ये यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है दोनों पदों में, तो 1 कॉमन हो जाएगा, x धन 1। अब देखिए x धन 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x धन 1 को बाहर हम निकाल लेते हैं कॉमन, दोनों जगह समान है। यहाँ पे बचा है 4x और यहाँ पे +1, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है गुणनखंड। ठीक है, ये समीकरण है ही नहीं कि समीकरण का हल पूछेगा, इसमें 2 पक्ष है ही नहीं, समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बराबर का चिन्ह होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने गुणनखंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 50 है, tan 45 - cos 30 डिग्री + 2 × cos 30 डिग्री - sin 90 डिग्री का मान ज्ञात करो। देखिए क्या लिखा है, हम लिख लेते हैं tan 45 डिग्री - cos 30 डिग्री + 2 cos 30 डिग्री - sin 90 डिग्री, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस तरीके से जब होता है, जब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज अनुपात इस तरीके से होते हैं और एक स्पेसिफिक एंगल सब में होता है,
तो ये आपको मान पता होते हैं, वही मान जो है रख करके आपको सॉल्व करना होता है। अब tan 45 का मान जैसे कितना होता है, 1 होता है, माइनस cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान अगर आपको नहीं याद है तो 1/tan 30 कर लीजिए, और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो √3 का गुणा ऊपर होगा √3, cot 30 का मान कितना हो जाएगा, cot 30 का मान √3, तो -√3 + 2 इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, ये आपस में ही 0 हो जाएंगे, और यहाँ बचा -√3, और ये 2 से 2 कट जाएगा, और +√3, वैल्यू कितना आ गया, 0। तो यहाँ से इसका मान जो आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका ये अति लघु उत्तरीय में। इसके बाद देखिए प्रश्न 51 है, समीकरण 5x = y और 2x + y = 7 को हल करके y का मान ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं, और दो समीकरण कैसे, यहाँ पे देखिए एक बराबर का चिन्ह लगा है, दोनों तरफ आपके चर लिखे गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, और दोनों तरफ आपके कुछ ना कुछ लिखा गया है, चर, कांस्टेंट। तो ये दो समीकरण हो गए आपके, और समीकरण में आप देखेंगे तो यहाँ x और y आ रहा है, और यहाँ भी x और y आ रहा है, मतलब कि ऐसे समीकरण दिए गए हैं जिसमें दो चर हैं। ठीक, समझ गए आप कि ये दो चर वाले मतलब दो अननोन है, x और y का मान हमको नहीं पता है, तो ये क्या है, दो अननोन वाले, दो चर वाले आपके समीकरण है। तो दो अननोन है, तो हमको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होता है, तभी हम मान निकाल पाते हैं। अगर यहीं पे अगर केवल इसको ना दे करके केवल यही समीकरण दिया होता कि 2x + y = 7, अब तुम x और y का मान निकालो, तो नहीं निकाल सकते आप, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे मान हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब ये दे दिया कि 5x = y है, तो यहाँ पे आप x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली एक ही मान आएगा जिसके लिए दोनों समीकरण सेटिस्फाई करेंगे। दोनों जगह आप रखोगे x और y का मान, तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक, समझ गए इतनी बात। अब इसको सॉल्व करने का दो विधि होता है, इसको सॉल्व करने के लिए दो विधियां होती हैं। एक तो आपका विलोपन विधि होता है, और एक प्रतिस्थापन विधि होता है। तो दोनों विधि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या करते हैं हम, देखिए हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, 5x = y, ये एक समीकरण दिया गया है हमारा पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण जो हमको दिया गया है वह दिया गया है 2x + y = 7, ये हमको दूसरा समीकरण दिया गया है। अब इस विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से हम एक चर का मान दूसरे चर के मान के रूप में ज्ञात कर लेते हैं, और फिर जब एक चर का मान यहां से ज्ञात हो जाता है तो उस मान को उस चर की जगह दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ये अब देखिए कैसे करते हैं। तो 5x = y, ये हमारा पहला समीकरण है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x = y/5 हो जाएगा, या सीधे y की जगह 5x यही रख दीजिए आप, y की जगह 5x, y का मान कितना है, 5x के बराबर है। यहां से क्या कह सकते हैं, y का मान जो है 5x के बराबर है, तो यहां समीकरण में, ठीक है, तो यहां से अब सीधे लिख दीजिए आप, कुछ करना ही नहीं है। वैसे अगर जो दोनों पक्ष इधर होते तो हमको करना पड़ता, हमको क्या करना है, यहां से समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यही लिखिए, तो यहां से y के बराबर कितना है, 5x, जो कि हम रख रहे हैं दूसरे समीकरण में। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x + y, अब y का मान हम रख रहे हैं पहले समीकरण से, y का मान है 5x, तो y की जगह हमने लिख दिया 5x = 7। यहाँ पे देखिए 7x बराबर हो जाएगा 7,
और x बराबर हो जाएगा 1, 7/7 1 आ जाएगा। ये x का मान आ गया। अब जो x का मान आया उसी मान को हम किस में रख दें, किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमको क्या y का मान पता चल जाएगा। तो यहां से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 5 गुणे 1 बराबर y, या यहीं से लिख सकते हैं y बराबर 5। तो x का मान 1 आ गया और y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया यहाँ पे 5, y बराबर 5। ये आपका उत्तर हो गया, हल हो गया। ये आपकी पहली विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद क्या आता है आपका, विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम ऐसी जुगत बिठा देते हैं कि एक चर को विलुप्त कर देते हैं। कैसे विलुप्त किया जाता है, देखिए 5x बराबर y लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y को इधर ले आइए तो 5x माइनस y बराबर 0 लिख सकते हैं। इसको बोल दीजिए पहला समीकरण। और ये लिखा है 2x प्लस y बराबर 7, इसको बोल दीजिए दूसरा समीकरण। अब लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इस विधि में हमको क्या करना होगा, हमको देखिए जोड़ के दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिख करके जोड़ के या घटा करके एक चर को खत्म करना होगा। और चर खत्म कब होगा, जब उसका जो चर का गुणांक है, जैसे यहाँ 5 है 2 है, तो बराबर होना चाहिए और दोनों का जो चिन्ह है वह अपोजिट होना चाहिए। अगर दोनों धन है तो आप घटा करके खत्म कर दीजिए, और दोनों प्लस माइनस हैं तो उनका जो है गुणांक बराबर कर दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसा यहाँ पे हम करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 पे को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहां लिखेंगे आप नीचे, ठीक है, जोड़ने पर जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए 5x धन 2x ही हो जाएगा आपका 7x, और यहां माइनस y है प्लस y है, एक दोनों है, ये एक माइनस y है और ये एक प्लस y है, ठीक है। तो इनका पहले से बराबर है, हमको बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये आपस में ही कट जाएंगे और ये है यहां जुड़ जाएगा 7। तो x बराबर 7/7 और x का मान आ गया क्या, 1। x का मान जब 1 आ गया तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए, y का मान आपको कितना मिल जाएगा, 5, ठीक है। तो ये 2 विधियां हैं आपकी, इन्हीं 2 विधियों से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों विधियां आप देख लीजिए, कहीं कोई डाउट ना रह जाए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप सब, अब यहाँ पे हमको कुछ गुणा भी करना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ पड़ा नहीं। आगे प्रश्न अगर बनते हैं तो मैं आपको गुणा भी करके दिखाऊंगा, या लघुत्तरीय में एग्जाम्पल्स होंगे, तो इन दोनों मेथड से ही मैं सॉल्व करा दूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, एक 17 सेमी लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बल्ले एवं बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न हम कर चुके हैं, या सिमिलर प्रश्न हमने किया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक आपका आयत है, ये एक आयत है जिसकी जो लंबाई है 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 7 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि चौड़ाई के परितः, ठीक है, इस आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए चौड़ाई के परितः जब घुमाएंगे तो चौड़ाई को फिक्स कर देंगे इस तरीके से, ये एक्सिस बन जाएगा। इस तरीके से घुमाओगे आप तो कैसे घूमेगा, इस तरीके से ये घूम करके इस तरीके से बेलन का निर्माण होगा, ठीक। इस तरीके से यहां आपका नीचे भी एक ये बेलन का आकार इस तरीके से यहां नीचे भी ले लेगा, तो ये हमारा बेलन बन जाएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये बेलन बन जाएगा, और ये तो मैंने एक्सिस बना दिया था, इसी तरीके से आपको समझ में आए तो ये आपका
ये देखिए, जब चौड़ाई के परितः आप घुमाएंगे तो इस तरीके से आपको, देखिए यहाँ से किताब से समझिए, आपकी जो सीरीज है वो इस तरीके से है और चौड़ाई के परितः ये आपके सीरीज की लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब चौड़ाई के परितः घुमाने का मतलब है ऐसे ही घूमेगा। अब जब ये घूमेगा तो एक बेलन का निर्माण करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इस बेलन का जब निर्माण करेगा तो ये लंबाई इसकी त्रिज्या हो जाएगी और ये ऊंचाई 7, इसका जो चौड़ाई है आयत का, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी बेलन की। तो अब यहाँ पे आपको त्रिज्या पता चल गया। इस बेलन का जो त्रिज्या हो जाएगा वह हो जाएगा 17 और ऊंचाई जो हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। तो इसका आयतन आपको निकालना है, तो आयतन आप निकाल लेंगे। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, 22/7 गुणे आर, आर आपका है 17, तो 17 का स्क्वायर यानी कि 17 का 2 बार गुणा, ऊंचाई है 7 तो गुणे 7। अब देखिए यहाँ नीचे बटे में 7 है और यहाँ 7 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 22 गुणे 22 गुणे, मान जो हो जाएगा 22 गुणे 17 गुणे 17। अब 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289, 289। अब 289 में आप 22 का गुणा कर दीजिए, 289 में 22 का गुणा करेंगे तो 2 9 18, 2 16 1 17, 80 लगा 1 और ये 4 1 5 और ये 8 7 5, ये 8 और 7 15 और 12 1 13 और ये 6,358 और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर क्यूब ये माना जाएगा या घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपके सीरीज में इन्होंने क्या किया है, आपके सीरीज में इन्होंने आर और एच को पलट दिया है, मतलब कि यहाँ पे जब आपको चौड़ाई के परितः घुमाना है तो चौड़ाई के परितः घुमाओगे तो लंबाई आपकी त्रिज्या बनेगी। इन्होंने त्रिज्या किसको ले लिया है, त्रिज्या इन्होंने ले लिया है चौड़ाई को ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सीरीज में गलत सॉल्व किया है और इससे पहले भी एक प्रश्न मैंने ऐसा आपको सॉल्व कराया था, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यही आपका सही सोल्यूशन। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया आपको दिया गया है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया गया है 154, पाई की वैल्यू है 22/7 और त्रिज्या यहाँ पे हमको निकालना है आर स्क्वायर। अब इसके बाद आर स्क्वायर को एक तरफ रखिए, बाकी चीजों को जो है एक तरफ कर दीजिए। 154 7 भाग में है, बराबर को इधर भेज देंगे, गुणे में हो जाएगा और बटे 22 को हम लोग काट सकते हैं 11 से, 22 दूनी 11, 11 दूनी 22 और ये हो गया आपका 11 एकन्नम 11 और 4 बार ये जाएगा, 14 बार में से 54 कट गया और फिर 2 से काटेंगे 14 को तो 7 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 और आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में दिया था, तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या इस वृत्त की हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमको देखना है, तो छोटी से छोटी संख्या जिसको हम घटा दें ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, वो संख्या पूछ रहा है कि क्या घटा दें। तो ये हम चेक कैसे कर सकते हैं, जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं संख्याओं का वर्गमूल जैसे हम निकालते हैं, वैसे अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करें तो चेक हो जाएगा। देखिए दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हैं तो जोड़ा बना लेंगे। अब ये 3 पेयर बन गए आपके,
अब इसके बाद भाग देना स्टार्ट करिए। देखिए 19 के नियरेस्ट वो संख्या जिसका वर्ग जो होता है 19 के बराबर या 19 से छोटा होता है, तो संख्या आपको मिलेगी 4। 4 चौक 16 होता है, 4 बार जाएगा और 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 को जोड़ेंगे ये 8 और 19 में से घटाएंगे 16, 3 बचेगा। अब यहाँ पे इकाई का स्थान खाली है और अगला पेयर यहाँ पे उतरेगा। अगला पेयर उतरा। अब यहाँ पे 8 के बगल एक संख्या हमको ऐसी लिखनी है जो जैसे 1 लिखेंगे तो 81 और एक बार जाएगा भी गुणा जो होके यहाँ 81 लिखा जाएगा, लेकिन हमको लगभग इसके बराबर या इससे छोटी संख्या लाना है। तो अब 2 लिखेंगे तो 82 और 164 होगा। और देखिए 4 बार कम से कम जाएगा मुझे लग रहा है, तो ये 4 बार ले जाते हैं तो 4 चौक 16 हासिल लगा 1 और 8 चौक 32 1 33 336। देखिए 4 बार गया। अब 344 में से ये हम 36 घटा देंगे यहाँ पे, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये 14 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 8 और यहाँ पे 3 में से 0, 3 में से 0। तो अब और इस पे 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 88। अब इकाई का स्थान खाली है, अगला अंक जो है वो उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कम से कम 881 बनेगा और ये 891 है, तो कम से कम एक बार जो है वो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 10। अब देखिए ये जो 10 बच गया, अगर ये 10 ना होता तो ये 10 अगर संख्या कम होती तो ये 441 की पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो यही 10 जो हमारा शेष बच रहा है, यही अगर हम घटा दें तो हमको जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो पूछा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 से घटाने पे शेष जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 10 होगी, 10 होगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, x² - x - 7 का गुणनखंड कीजिए। x² - x - 7 यानी कि a × c - 7 आना चाहिए। और 7 जो होता है आपका, ये किसी का एक अभाज्य संख्या होती है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये ऐसा केस है जहां पे a × c अगर आप निकालेंगे, a का मान है 1 और c का मान है -7, तो a × c कितना आ रहा है? -7। अब 7 जो है अपने आप में क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इसको b को, जो b का मान -1 है, इसको हम दो पदों में तोड़ ही नहीं पाएंगे कि हम इसका गुणनखंड बना लें। तो ऐसे केस में जो x का मान आता है, जो द्विघात समीकरण का मान होता है, ऐसे केस में जो x का मान आता है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाई 2a। अब ये प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे तो x का एक मान मिल जाएगा और एक बार माइनस लेंगे तो x का दूसरा मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a, अब यहाँ पे क्या है? a b c, ये है x² और x और कॉन्स्टेंट्स। तो यहां से a का मान है 1, b का मान है -1, c का मान है -7। अब वैल्यूज रखिए, एक बार प्लस ले लेते हैं तो हो जाएगा -b b पहले से -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये +1। और यहां से एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं और फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा? b² यानी कि -1 का स्क्वायर 1 -4ac, 4 × a × c, a × c क्या है? -7 है और 4 का गुणा हो जाएगा, -4 का गुणा हो जाएगा -7 में, तो +28 और ये बाई 2a, a का मान कितना है? 1, तो यहाँ पे 2 गुणे 1, ये हो जाएगा 1 प्लस और ये अंडर रूट 29 बाई 2, यही आपको मान मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला पूरे के बटे होता है। यहाँ पे देखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, तो ये आपका इस तरीके से होगा, -1 का +1 और प्लस
और इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा पूरे के बटे 2, 1 प्लस अंडर रूट 29/2। अब एक बार हम माइनस वाला ले लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा, b का मान जब रखेंगे और माइनस अंडर रूट फिर वही b स्क्वायर माइनस 4ac है तो अंडर रूट 29ab आ जाएगा और बटे 2, यानी कि x का जो दूसरा मान हो जाएगा वह हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 29/2 और एक मान जो हो जाएगा x बराबर 1 प्लस 29 1 प्लस अंडर रूट 29/2। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। ये आपके सिलेबस में अभी तक कहीं पूछा नहीं है तो उम्मीद कम है, लेकिन आपको जानना जो है चाहिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 56 है, sec 30 माइनस 2 cot 45 प्लस माइनस 4/√3 sin 30 प्लस 2 cos 0 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करते जाइए। sec 30 cos 30 का उल्टा कर लीजिएगा। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो sec 30 आपका कितना हो जाएगा, sec 30 हो जाएगा 2/√3। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 माइनस 2 इंटू कॉट 45, tan 45 1 होता है, उसका उल्टा 1 का उल्टा 1, तो ये इंटू 1 कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है और प्लस माइनस 4/√3 साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है और प्लस 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो गया आपका 2/√3 और ये -2 और अब इसके बाद देखिए यहाँ पे काटिए 2 से -4 को तो 2 आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा -2 गुणे 1, -2 और बटे √3। अब ऋण 2 का गुणा धन में होगा तो ऋण 2/√3 और फिर -2। अब ये देखिए यहाँ पे 2/√3 है और यहाँ पे -2/√3 है, ये शून्य हो जाएगा और ये -2 + 2 ये भी शून्य हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे वह 0 आ जाएगी। तो ये समझ गए आप। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संख्या 57 है, 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम होंगे। 2 सिक्के जब हम उछालते हैं, 2 सिक्के इस तरीके से हैं तो दोनों पे कुछ भी आ सकते हैं और दोनों पे ही हेड और टेल आ सकता है, इस पे भी हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो मान लेते हैं पहले हेड आ रहा है तो दूसरे पे टेल आ सकता है और पहले हेड आ रहा है तो दूसरे पे हेड भी आ सकता है और पहले पे अगर टेल आ रहा है तो दूसरे पे हेड आ सकता है या फिर पहले टेल आ रहा है तो दूसरे पे टेल आ सकता है। यही 4 परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप लिख सकते हैं 2 सिक्के उछालने पे यही 4 परिणाम प्राप्त होंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है πr/l। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज आपको दी गई हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 रख दीजिए, r त्रिज्या है 8 और तिरछी ऊंचाई 21 दी गई है तो 7 से 21 को काटिए, 7 त्रिक 21 और फिर गुणा कर लीजिए 22 में गुणा कर लीजिए 8 से तो 8 दूनी 16 80 लगा 1 और 8 दूनी 16 1 17 176 गुणे 3। अब गुणा कर लीजिए 3 छक 18 80 लगा 1 और 3 7 21 1 22 80 लगा 2 3 91 3 2 5 528 और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इस तरीके से यहाँ तक आपने देख लिया प्रश्न संख्या 58 तक। अब इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सभी प्रश्न जो है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई भी हल्का सा भी डाउट होगा तो प्रश्न संख्या लिखिएगा और अपना डाउट लिखिएगा, हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे या मैं आपको भरसक प्रयास करूंगा कि वहीं पे थोड़ा हिंट दे दूं जिससे आप समझ जाएं। ठीक है, अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में पढ़ पाएं। और आपकी सुविधाओं के लिए, आपके अच्छे पढ़ाई के लिए हमारा ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है अस्तित्व एकेडमी, उसको ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको 4 सेमेस्टर का कोर्स मिलेगा
वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जिसमें आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और अगर आप YouTube से ही पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सभी विषयों का, वहां से जाकर के सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। सभी विषयों को हमने YouTube पे भी पढ़ाया है, ठीक है। तो उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।